औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें रिज़्क़े हराम से बचाए, अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल अशरफ आसमी एडवोकेट जो है वो आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब फरमा लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। इसके साथ साथ दोस्तों, मेरा एक और भी लीगल चैनल है कोजेंट लीगल सॉल्यूशंस के नाम से। वो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका रेफरेंस मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, उसको भी आप सब्सक्राइब करें। उसमें और उस चैनल में मेरी बिल्कुल डिफरेंट वीडियोस होती हैं। तो जनाब, आज हम बात कर रहे हैं परवीन बीबी बजरिया कानूनी वारसान वर्सेस मोहम्मद परवेज़ एंड अदर्स। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस पेश हुआ और इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऑनरेबल 2 जजेस ने सुना। इस केस को 4/11/2021 को सुना गया, यानी कि बिल्कुल ये लेटेस्ट जजमेंट है। आइए हम इस केस का जो है ना देखते हैं, जायज़ा लेते हैं। A suit was filed by 2 sisters against their brothers, assailing the gift mutation number 318, attested on 22nd November 1992, whereby their father Nizamuddin is supposed to have gifted his property to his 2 sons. वही रोल है जी, वही बात कहें, वही केस के जी अब्बा ने बेटों के नाम प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी थी। तो जनाब, ये 2 बहनों ने अपने 2 भाइयों के ख़िलाफ़ एक दावा दायर किया जिसमें हिबा के इंतकाल को चैलेंज किया गया, जिसके मतलब फैक्ट्स ये हैं कि उनके वालिद ने, ये कहा गया कि उनके वालिद ने 22 नवंबर 1992 को ये हिबा भाइयों को कर दिया था। ये भाइयों का कहना था। इस दावे को जब फाइल किया गया सिविल कोर्ट में बहनों की तरफ से, तो सिविल कोर्ट ने इस दावे को खारिज कर दिया है। यहाँ पर मैं अपने तमाम सामाईन को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, नाजरीन को अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दावा जब फाइल होता है और ट्रायल कोर्ट में जाता है, तो अगर वो खारिज भी हो जाता है तो आप दिल बर्दाश्ता ना हुआ करें। ये पहला स्टेप है। हमारी सिविल कोर्ट्स में जजेस की जो मेजॉरिटी है ना, वो जान छुड़ाती है केसेस से और वो कहती है इसे खारिज करो, खुद ही आला अदालतों में जाकर इसकी जो फेट है उसका फ़ैसला हो जाएगा। इसका नुकसान हमारी पूरी कौम भुगत रही है सिविल जजेस के इन रवैयों की वजह से, सिविल कोर्ट्स, ट्रायल कोर्ट्स के जजेस के इन रवैयों की वजह से। इस हवाले से जुडिशल अकेडमी को गाइडलाइन फ्राहम करनी चाहिए तमाम जजेस को कि जनाब इस तरीके से इसका फ़ैसला करना है, और अगर सिविल जज का फ़ैसला गलत हो उसे फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक करे, तो ऐसे सिविल जज को सज़ा भी देनी चाहिए कि जब सारे ट्रू फैक्ट्स सामने हैं। देखो ना, अगर 1 या 2 हियरिंग में, 1 हियरिंग में ऑलमोस्ट ये होता है या 2 हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देती है केस का, तो ट्रायल कोर्ट में जज जिसने पूरा ट्रायल किया होता है, एविडेंस उसके सामने होते हैं, आर्गूमेंट्स उसके सामने होते हैं, प्लेंट का जवाब उसके सामने आया होता, तो फिर वो ऐसा क्यों नहीं करता? ये अलमिया है हमारी सोसाइटी के साथ। अरबाब इख्तियार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए, इस स्टेटस को तोड़ना चाहिए। बहरहाल जी, उन बहनों का ये दावा खारिज हो गया सिविल कोर्ट से, लेकिन उन्होंने जब फर्स्ट एपीलेट कोर्ट में गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो ये दावा उनके हक में कर दिया गया। भाइयों ने लाहौर हाई कोर्ट में सिविल निगरानी दायर कर दी और वो सिविल निगरानी जो है वो हाई कोर्ट ने फैसला दोबारा से भाइयों के हक में कर दिया है। ये देखें, ये आंख मचोली इंसाफ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं अदालतों पे तनकीद नहीं कर रहा, मैं फैक्ट बयान कर रहा हूं कि सिविल कोर्ट ने फैसला खवातीन के खिलाफ दिया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने हक में दे दिया, हाई कोर्ट ने फिर खिलाफ दे दिया, और अब सुप्रीम कोर्ट उसको ठीक करेगी। तो जनाब, इससे तो ये अंदाज़ा होता है कि हाई कोर्ट के जजेस को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है।
ये फैसला पढ़ने के बाद भाइयों ने लाहौर हाई कोर्ट में जो निगरानी दायर की, केस को वहां पर लेकर गए, पेश किया सिविल रिवीजन, वो हाई कोर्ट ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला जो है ना वो खारिज कर दिया और सिविल कोर्ट का, ट्रायल कोर्ट का फैसला बहाल कर दिया। अब यहां पर एक स्टांस, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लीगल पॉइंट, वो सूट वैल्यू के हवाले से है। ये सूट वैल्यू के हवाले से मैं इस डिटेल वीडियो के अलावा भी एक क्लिप भी मेरा आप सुनिएगा, इसी केस में जो सूट वैल्यू को डिस्कस किया गया है उसमें भी मैं बताऊंगा। और यहाँ पर मैं सिर्फ एक वैसे ही थोड़ा सा बयान कर देता हूँ कि इसमें उन्होंने कहा था कि जिसकी सूट वैल्यू 50,000 से कम नहीं है होनी चाहिए, और जो 50,000 से कम नहीं होता उसकी अपील नहीं हो सकती। तो ये जो पिटिशनर्स हैं, ख़वातीन के वारसान जिन्होंने केस किया हुआ है, इन्होंने इसकी सूट वैल्यू सिर्फ 200 रुपये रखी है, जो कि गलत रखी है। ये सुप्रीम कोर्ट में पॉइंट उठाया गया, इसलिए वो अपील में नहीं गए थे, वो पिटिशन में चले गए थे, रिट में चले गए थे। वहाँ उन्होंने पिटिशन दायर कर दी 185 के तहत। तो सूट वैल्यू को यहाँ पर डिस्कस किया है कि दावा की वैल्यू कम लिखी गई थी, तो इसका जवाब जो उसके वकला ने दिया, ख़वातीन के वकला का कहना था कि उन्होंने वैल्यू इसलिए कम लिखी है कि गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना है और गिफ्ट डीड की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है। गिफ्ट डीड जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है, और जो म्यूटेशन की गई है उस गिफ्ट की वजह से, वो इसलिए उन्होंने कम लिखी है कि उन्होंने इसको कैंसिल करवाना था, और अगर अपील जो है वो लाए करती हो तो फिर पिटिशन नहीं दायर की जा सकती, और अगर अपील लाए नहीं करती फिर पिटिशन दायर की जा सकती है, और अपील 30 दिन में होती है और पिटिशन के लिए 60 दिन का टाइम दिया जाता है। तो यहां पर क्योंकि उन्होंने 50,000 से कम वैल्यू लिखी हुई थी, इसलिए उसको उन्होंने सूट वैल्यू के चक्कर में जो है ना उन्होंने फिर इसकी पिटिशन दायर की। मुखालिफ वकील का कहना था कि सब्जेक्ट मैटर जो है उसकी वैल्यू 50,000 रुपये से कम नहीं है, तो ऐसे में केस में अपील दायर नहीं हो सकती थी। इसलिए पिटिशनर की ख़वातीन के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि वो अपील कर सकें, इसलिए उन्होंने पिटिशन फाइल की, वहाँ पे उन्होंने पिटिशन दायर कर दी, अपील दायर नहीं की, क्योंकि सूट वैल्यू का मामला था। तो उन्होंने कहा जी सूट वैल्यू क्यों कम रखी, तो उसका ख़वातीन के वकला का कहना था कि वो गिफ्ट को कैंसिल कराना चाहते थे, गिफ्ट की कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं है, और गिफ्ट की म्यूटेशन करते वक्त भी उसकी कोई वैल्यू म्यूटेशन के दौरान नहीं लिखेगी, जब इंतकाल किया गया कि इसकी इतनी वैल्यू है, इसलिए उन्होंने 200 रुपया लिख दी। सूट की वैल्यू उतनी ही होनी चाहिए थी जितनी प्लेंटिफ ने दुरुस्त जाना, और उन्होंने इसकी वैल्यू को 200 रुपये मुकर्रर कर दिया। ये वकला का कहना था, उनके वकील का कहना था, खातून की जानिब से जो पेश हुए। सुप्रीम कोर्ट ने इस सारे मैटर को जाना, देखा कि ये मैटर क्या है, और असिस्टेंस ली मेल पर्सन्स के भी वकील से और फीमेल्स के जो वकील थे उनकी तरफ से भी। इसमें यह कहा गया था, ख़वातीन के वारसान ने यह केस किया हुआ था कि वो तो फौत हो गई थी ख़वातीन जिनका ये मैटर था, उनकी वारसान की तरफ से जो केस दायर किया गया। अच्छा, यहाँ पर एक और बात बता दूँ कि उमर-अताब बंदयाल साहब का एक केस का फैसला चंद माह पहले आया था, उसमें कहा गया था जी अपनी ज़िंदगी में अगर ना लें तो बाद में ख़ातून अगर अपनी ज़िंदगी में ना करे तो उसकी औलाद बाद में क्लेम नहीं कर सकती। अब ये देख लें, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का 2 जजेस ने दिया है वो साफ तौर पर उमर बंदयाल साहब की उस वर्डिक्ट को ख़त्म कर रहा है कि वो उन्होंने ऑब्जर्वेशन गलत दी थी। वो फैसला आज तक अपलोड नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर। सूट वैल्यूएशन में सूट वैल्यू के लिए कुछ मखसूस दर्ज नहीं होता। सूट वैल्यूएशन एक्ट 1900 जो है 87, ये गालबन सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है, इसकी मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा ये इसके ऊपर रूल लग रहा है।
ये सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है जिसके तहत इसको देखा गया वो इसके ऊपर लागू नहीं हो रहा था। इसमें उन्होंने क्योंकि गिफ्ट की वैल्यू रखी ही कैंसिल करवाने के लिए थी 200 रुपये, और इसलिए उन्होंने उसको वही 200-250 रुपया जो है ना वो रकम लिख कर दे दी। अब सूट वैल्यूएशन एक्ट की जिस सेक्शन के तहत इसको देखा गया और जिस मामले को इन्होंने इसमें लेकर आए वो भी मैं आपकी खिदमत में जो है ना वो पेश करूंगा कि डेट शुड नॉट बी लेस दैन 50,000 रुपीज़। और इस मैटर के हवाले से मैं आपको ये भी बात अर्ज कर दूं कि ये इसको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 185(2)D के तहत सुप्रीम कोर्ट में लेकर आए, क्योंकि ये अपील में नहीं जा सकते थे। वहाँ पर इसकी जो वैल्यू थी सूट की कम रखी गई थी और इसका इनके ऊपर इतराज़ भी लगाया था सुप्रीम कोर्ट में आकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी ये बात मान ली कि ये जो उनका मैटर है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने इसकी वैल्यू इतनी ही जानी, क्योंकि ये कैंसिल करवानी थी, इसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं थी, इसलिए हमने इसको जो है वो कर दिया 200 रुपये 250 रुपये जो भी इन्होंने वैल्यू रखी 50,000 रुपये से कम रखी। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन ये पैदा होता है, इस मामले में वकला का आपस में तजाद था कि वैल्यू को कम क्यों रखा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तीनों निचली अदालतों ने, ना सिविल कोर्ट ने, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, ना हाई कोर्ट में भी इस मसले को नहीं छेड़ा, तो आप इसको यहाँ पर अब ना उठाएं क्योंकि ये नहीं बनता आपका। सुप्रीम कोर्ट ने फिर इस फैसले में करार दिया कि आप जो सूट वैल्यू की बात कर रहे हैं ये उतनी ही दर्ज कर दी गई जितनी तीनों अदालतों ने इसको मंजूर भी किया और जितनी प्लेंटिफ ने कंसिडर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच, यहाँ पर अब इस फैसले के मुताबिक ये एक फैसले का रेफरेंस दे रही है सुप्रीम कोर्ट कि एक 5 रुकनी बेंच गुलजान बनाम नेक मोहम्मद में ये करार दे चुका है कि जिन केसेस में अपील दायर हो सकती है वहाँ पर पिटीशन दायर नहीं होगी, और अपील 30 दिन के अंदर दायर करना होती है, जबकि अगर पिटीशन दायर करना तो फिर 60 दिन की लिमिटेशन होती है। तो इस मैटर में क्योंकि इसकी वैल्यूएशन 50,000 से कम थी, इसकी अपील नहीं हो सकती थी, ऊपर जा सकते, तो इसके लिए उनको पिटीशन का रास्ता उनके हक में आया 185 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए, तो उनके पास लिमिटेशन 60 दिन की बनती थी। ये सारी डिस्कशन होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो था ना डिस्कशन के लिए अपील को, इस पिटीशन को माना और कहा कि ठीक है इसको हम अब डिटेल में सुनते हैं। दोस्तों, जो ये दरख्वास्त गुजार ख़वातीन थी, इनके वकील का कहना था कि निज़ामुद्दीन 18 मई 2007 को फौत हुआ। निज़ामुद्दीन कब फौत हो रहा है जी? 18 मई और 2007 को। नहीं, ऐसी बात नहीं थी, ये निज़ामुद्दीन की डेथ डेट जो थी वो डाउटफुल थी। ये हाँ जी, मई 2007 में ही फौत हुआ। उसने वारसान में एक बेवा, 2 बेटियां और 2 बेटे छोड़े। यहां पर यह बात लिखी है, द लंदन काउंसिल फॉर द पिटिशनर स्टेट्स दैट द फादर ऑफ द पिटिशनर निज़ामुद्दीन डाइड ऑन 18 मई 2007 लिविंग बिहाइंड वन विडो, 2 daughters and 2 sons। निज़ामुद्दीन साहब जब फौत हुए, हमें डेट से क्या लेना देना, हमें तो अपने फैक्ट्स चाहिए ना। निज़ामुद्दीन फौत हुआ, उसने 2 बेटे, 2 बेटियां और एक बेवा अपने पसमानदगान में छोड़ी जो उसके वारिस थी। पिटिशनर्स ने 3 जुलाई 2007 को एक गिफ्ट डीड, यानी कि अब्बा फौत हो रहे हैं 2007 मई में, जुलाई में उन ख़वातीन ने क्या किया, ख़वातीन की तरफ से 2007 में म्यूटेशन को चैलेंज कर दिया गया कि जनाब, उनको बताया गया था कि ये तो अब्बा हमारे नाम गिफ्ट कर गए हैं, जो ज़मीन है ये तकरीबन 120 कनाल ज़मीन थी, और ये उसमें बताया गया जी अब्बा ने तो ये हमें 22 नवंबर 1992 को गिफ्ट कर दी थी ये ज़मीन। किसको दी? अब्बा ने 2 भाइयों को गिफ्ट कर दी थी। अब
ख़वातीन के बुरसा ने निज़ामुद्दीन की ज़मीन 120 कनाल में से अपना शरई हिस्सा अदालत से मांगा। ये सूट सिविल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था। ख़वातीन के बुरसा ने अपील की जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मंजूर कर ली, लेकिन हाई कोर्ट ने सिविल डिवीजन में फैसला भाइयों के हक में कर दिया और केस को खारिज कर दिया। ख़वातीन के बुरसा के वकील का कहना था कि 2 भाइयों ने के नाम हिबा किया गया था। उन भाइयों में से सिर्फ एक भाई मोहम्मद परवेज़ ने अदालत में गिफ्ट के हक में बयान दिया, जबकि दूसरा भाई मोहम्मद असलम जो कि उस वक़्त ज़िंदा था ने अदालत में हिबा के हक में बयान नहीं दिया, और ना ही मोहम्मद असलम ने अपने भाई मोहम्मद परवेज़ के हक में कोई पावर ऑफ अटॉर्नी जारी किया कि मोहम्मद परवेज़ उसकी जगह गवाही दे दे। यानी कि वकील साहब का ये कहना था कि उस वक़्त दोनों भाई जो थे वो ज़िंदा थे, उनमें से एक भाई ने आकर अदालत में बयान ही नहीं दिया कि ये हिबा हमारे हक में हुआ, बस एक ने कहा, और जो दूसरे भाई जिसने बयान नहीं दिया उसने पावर ऑफ अटॉर्नी भी अपने भाई को नहीं दिया था कि तुम जाकर मेरी जगह बयान दे दो। दूसरी बात यह कि जो ख़वातीन के बुरसा के वकील ने की वो ये थी कि गिफ्ट के 3 गवाह थे। गिफ्ट डीड में जो लिखे थे 3 गवाह थे, जिनके नाम राना अजीम, नज़ीर अहमद और खुर्शीद अहमद थे। तो जब ये केस चल रहा था उस वक़्त 2 गवाह जो थे वो फौत हो गए थे। एक राना अजीम ज़िंदा था, लेकिन उनमें से एक जो राना अजीम ज़िंदा था उसको भी अदालत में उन भाइयों ने एज ए गवाह पेश नहीं किया, जो कि जिसको गवाह बनाया गया था उसकी डीड का, हिबा नामे का, हिबा म्यूटेशन का, वो भी पेश नहीं किया उन्होंने। ख़वातीन के वकील का ये भी कहना था कि दावा दोनों बहनों की तरफ से किया गया था और उनकी वालदा को डिफेंडेंट बनाया गया था। उनकी वालदा ने बेटों की तरफ से पेश करदा रिटर्न स्टेटमेंट को डिसऑन किया था कि मेरे बेटों ने जो जवाब दिया है वो गलत दिया है। उनकी वालदा ने दावा को कॉन्टेस्ट नहीं किया और ना ही दावा की तायीद की। ख़वातीन के बुरसा का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अपील में दुरुस्त तौर पर केस की डिग्री की। पिटिशनर के वकील का यह भी कहना था कि गिफ्ट जो है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि जो गिफ्ट म्यूटेशन करवाई गई थी उसमें यह मेंशन नहीं है कि डोनी जो कि 2 भाई थे ने इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था या नहीं। यानी कि इसमें होता है ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन ले लेना। उन्होंने कहा जी जो गिफ्ट करवाया गया है उसमें यह मेंशन बात नहीं है कि उन्होंने गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया था भाइयों ने या नहीं, जो उनके बाप की तरफ से मुबैना तौर पर किया गया था। और बात जो पिटिशनर्स के, ख़वातीन के वारसान के वकील की तरफ से की गई कि गिफ्ट म्यूटेशन में यह भी दर्ज नहीं है कि ज़मीन का कब्ज़ा भाइयों को दे दिया गया था, और ना ही दर्ज है कि ज़मीन का कब्ज़ा ऑलरेडी उनके पास था। यानी कि यह भी साबित नहीं होता कि उन्होंने कब्ज़ा ले लिया था, पोजेशन, और यह भी साबित नहीं किया कि पहले से ही हमारे पास था। ख़वातीन के बुरसा के वकील ने यह भी कहा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 में यह दर्ज है कि डोनर को उन अफराद ने शनाख्त करना होता है। वो कौन से डोनर जब करता है, हिबा करता है, यानी निज़ामुद्दीन को 2 अफराद कम अज़ कम थे जिन्होंने उसको शनाख्त करना था, उन्होंने अपने थंब इंप्रेशन लगाने थे, उन्होंने अपने दस्तखत करने थे। वो उस इलाके का नंबरदार होना चाहिए था या ज़िला कौंसिल का मेंबर होना चाहिए था। ये रेवेन्यू ऑफिसर का जो है ना वो अख्तियार होता है, फ़र्ज़ होता है कि रेवेन्यू ऑफिसर ये हुक्म देता है कि इलाके के मोअज़्ज़ज़ 2 अफराद जिनमें नंबरदार या ज़िला कौंसिल का मेंबर वगैरह हो, उनके दस्तखत करवाए जाएं और उनका थंब इंप्रेशन लिया जाए। इट इज़ कंपल्सरी अकॉर्डिंग टू लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967, उसका सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 है। ये भी नहीं किया गया कि इलाके के जो 2 जिम्मेदार और मोअज़्ज़ज़ अफराद थे उनके वहाँ पर थंब इंप्रेशन और दस्तखत करवाए जाते। इंतकाल जो है वो रजिस्टर पर लेके वो डोनर के इस अमल की तस्दीक करना चाहिए था उनको, 2 मोअज़्ज़ज़ मेंबरान को, जो नहीं किया गया। भाइयों के वकील का कहना था कि ट्रायल कोर्ट, सिविल कोर्ट ने कानून के मुताबिक ख़वातीन के ख़िलाफ़ फैसला दिया है, और भाइयों के वकील का यह भी कहना था कि यह दुरुस्त नहीं है कि जो है वो
उनका बाप जो था वो ज़हनी तौर पर माजूर था और वो रेवेन्यू ऑफिसर के पास बयान देने के लिए जाने के काबिल था। बहनों ने अपनी प्लेंट में ये लिखा था कि उनका बाप तो ज़हनी तौर पर माजूर था, वो तो वहाँ जाने के काबिल ही था। अब जो भाइयों का वकील है वो कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान ने ये सारी बहस जो मैंने अभी आपके सामने की है दोनों वकला की, इसको सुनकर कहा हमने मोअज़्ज़ज़ वकला की जो असिस्टेंट से रिकॉर्ड का जायज़ा लिया है, एक मुस्लिम शख्स को वफात के बाद उसकी प्रॉपर्टी उसके कानूनी शरई वारसान को खुद ब खुद मुंतकिल हो जाती है। अब ये जो कहते हैं ना जी टाइम बार्ड, कहाँ से टाइम बार्ड आ गया भाई? जिस वक्त कोई मौरसे आला फौत होता है तो उसके वारसान को खुद ब खुद प्रॉपर्टी जो है वो मुंतकिल हो जाती है, बेशक एक शख्स के कब्ज़े में हो, अक्सर भाइयों के कब्ज़े में ही होती है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि जनाब ये शरई मामला है, यहाँ पर वो सिविल प्रोसीजर कोड नहीं चलता। ताहम अगर कोई कानूनी व शरई वारस किसी दूसरे शरई व कानूनी वारस को विरासती जायदाद से महरूम करने के लिए किसी गिफ्ट डीड पर इन्हिसार करे तो उसे इस गिफ्ट डीड को दुरुस्त साबित, सच्चा साबित करना पड़ेगा। अब ये जो इस गिफ्ट डीड है इसमें 3 गवाहान का जिक्र है, इनमें से मान लिया कि 2 फौत हो चुके हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ये सवाल उठा रही है एक गवाह तो उस वक्त जिंदा था जब इस केस का ट्रायल हो रहा था, लेकिन उस एक गवाह राना अजीम जो जिंदा था उसको भी बतौर गवाह कि उसने गिफ्ट को सपोर्ट करने के लिए पेश नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने और सवाल उठाया कि ना ही दोनों भाइयों में से एक भाई ने खुद आकर बयान दिया और ना ही अपने भाई मोहम्मद परवेज को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया कि वो उसकी तरफ से भी केस में बयान दे दे। ये इस सारे केस की जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, कमियां कुताइयां हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल दोनों जजेस बता रहे हैं। पंजाब रेवेन्यू एक्ट के सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 के तहत डोनर को 2 गवाहों ने शनाख्त करना भी ज़रूरी था, जो नहीं किया गया, जिसका मैंने अभी जिक्र किया कि मेंबर ज़िला कौंसिल हो या नंबरदार हो, वो भी उस डीड में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सवाल उठाया कि ये कहा जाना कि भाइयों की तरफ से उनका बाप ज़हनी तौर पर ठीक था, उन्होंने कहा यह बात है ही नहीं कि वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त था या नहीं था। हाई कोर्ट ने इस मामले में ना इस पॉइंट पर केस उड़ा दिया था बहनों का कि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने साबित किया जी बाप ज़हनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त था, तो हाई कोर्ट ने कहा अच्छा दुरुस्त था, तो उन्होंने जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फैसला बहनों के हक में हुआ था हाई कोर्ट ने वो खारिज कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ये मैटर तो ये है ही नहीं कि वो ज़हनी तौर पर दुरुस्त था या नहीं था, मैटर ये है कि जब गिफ्ट किया गया तो लैंड रेवेन्यू एक्ट जो 1967 का है उसके सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 के तहत जिन 2 मोअज़्ज़ज़ अफराद में एक नंबरदार हो या दूसरा जो है वो ज़िला कौंसिल का मेंबर या यूनियन कौंसिल का मेंबर हो, उन्होंने आकर अटेस्ट करना था कि वाकई ये हमारे सामने अक्ल बालग समझदार अक्ल वाला बंदा है और ये ज़हनी तौर पर भी दुरुस्त है और वाकई ये उनका बाप है और ये वाकई उसकी प्रॉपर्टी है और ये इसको डोनेट कर रहा है, ये उनको हिबा कर रहा है। और हिबा कर रहा है ना, जब ये भी बताना पड़ना था कि मैं अपने बेटों को हिबा कर रहा हूं तो बेटियों को छोड़ रहा हूं, तो क्या वजह है, क्यों उनको नहीं दे रहा, क्या उनको कुछ और दे रहा हूं मैं? क्योंकि हिबा के जरिए किसी को विरासती प्रॉपर्टी से डिप्राइव नहीं किया जा सकता। तो ये भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने कहा कि ये भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा ये मैटर ही नहीं है जिसकी वजह से लाहौर हाई कोर्ट ने ये काम किया कि जी केस को खारिज कर दिया कि जी नहीं बाप तो बड़ा ज़हनी तौर पर बिल्कुल साउंड था, उसको कोई ऐसा मतलब ये हमें तो ये डिटरमिन करने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि बाप अगर चला भी गया ठीक है, ज़हनी तौर पर दुरुस्त भी होगा, तो जिन 2 लोगों ने उनको शनाख्त करना था वो तो है ही नहीं उसमें। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहां पर क्या कहती है कि गिफ्ट के बेनिफिशरीज की जानब से ये साबित करना था कि गिफ्ट उनके वालिद ने किया था और भाइयों ने ज़मीन का कब्ज़ा ले लिया था और गिफ्ट को कबूल कर लिया था, लेकिन भाई ये भी साबित नहीं कर सके। अब देख गिफ्ट के जो एलिमेंट्स है ना, ऑफर, एक्सेप्टेंस और पोजेशन है। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सिविल कोर्ट की क्लास ली है कि पास सिविल कोर्ट के जज की जानब से दावे को खारिज किया जाना
की कोई वजह नहीं थी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दुरुस्त तौर पर सिविल कोर्ट के फैसले को सही कर दिया, उसका डिफेक्ट दूर करके बहनों के हक में किया था। जबकि हाई कोर्ट ने इस बिना पर कि खवातीन के वर्सा के इस बिना पर के निज़ामुद्दीन जो है, इन्होंने खवातीन के वर्सा के वकील जो है वो ये साबित नहीं कर सके कि निज़ामुद्दीन ज़हनी तौर पर अपाहज था, तो इस वजह से हाई कोर्ट ने उड़ा दिया कि वो ये साबित नहीं कर सके कि वो ज़हनी तौर पर इनसेन पर्सन था। हालांकि ये डिटरमिन करने का फैक्टर ही नहीं है। यहाँ पर ये अल्फाज हैं कि ये इट इज़ नॉट अ फैक्टर टू डिटरमिन वेदर ही वॉज इनसेन पर्सन और नॉट इनसेन। द फैक्टर इज़ डैट जिन दो मोअज़्ज़ज़ अफराद ने उसकी अटेस्टेशन करनी थी वो पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 के सेक्शन 42 सब सेक्शन 7 के तहत की नहीं गई। अब यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहता है कि हाई कोर्ट की जजमेंट दुरुस्त नहीं है और एपीलेट कोर्ट के फैसले को हम बहाल कर रहे हैं। भाइयों के नाम होने वाले गिफ्ट म्यूटेशन को कैंसिल किया जाता है। इस हुक्म के तहत अब निज़ामुद्दीन की तमाम प्रॉपर्टी तमाम शरई वारसान में शरीयत के मुताबिक तकसीम होगी। हम यहाँ पर एक दफ़ा फिर बयान करते हैं, अब ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आखिर में क्या कह रही है कि पाकिस्तान में मर्दों की जानब से ख़वातीन को वरासती हक से महरूम किए जाने के हवाले से फ्रॉड किया जाता है। इस तरह की डिप्राइवेशन से बहुत से जो है ना वो मसाइल पैदा होते हैं। हर रोज़ हर लम्हा मर्द शरई विरासत कानूनी विरासत की हकदार ख़वातीन को जो है वो हक़ विरासत से महरूम कर रहे हैं और अल्लाह पाक के हुक्म को नहीं मान रहे। बस इस पटिशन को हम अपील में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसका ये रोला था स्टार्ट में कि ये अपील नहीं है, ये तो पटिशन है। इसको जुर्माना कर दिया उन्होंने भाइयों को कि तुमने इतना लंबा अपनी बहनों को अदालतों में घसीटा, जुर्माना कर दिया और अपील को कन्वर्ट करके पटिशन में से कबूल कर लिया। विरासती हक से महरूमी की वजह से अदालतों पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कहना है कि सिविल कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजेस साहबान अगर सही जिम्मेदारियां अदा करें तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बोझ कम हो जाए। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस ने यह भी कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं ये इस फैसले के जो 2 से लेके 6 नंबर तक हमारे फैसले का जो पैरे हैं, इनको चीफ जस्टिस साहब जब मीटिंग करें तमाम जजेस की तो उनके ये सामने रखें कि ये मसाइल पैदा हो रहे हैं ख़वातीन को हक़ विरासत दिलाने के हवाले से। दोस्तों, ये लेटेस्ट तरीन फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को का, जिसको याया अफरीदी और फ़ायज़ ईसा साहब ने लिखा, और इस फैसले में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये साबित हुई कि ये जो गिफ्ट डीड की जाती है इससे आप किसी को विरासत से महरूम नहीं कर सकते। अब इसको सच्चा झूठा साबित करना ख़वातीन के वकील का काम था और सच्चा साबित करना मर्दों के भाइयों के वकील का काम था। और इस हवाले से पूरी तफसीलन जो डिस्कशन हुई, उनके आर्गूमेंट्स, पिटिशनर्स के आर्गूमेंट्स, इनको मैंने कोशिश की आपके सामने पेश करने की। और इस हवाले से जो सूट की वैल्यू के हवाले से कंट्रोवर्शियल पैदा हो गया था कि डेट इज़ लेस दैन 50,000, और इस हवाले से सूट वैल्यू एक्ट का भी जो है वो हवाला दिया गया कि सूट वैल्यू एक्ट के अंदर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि इसकी वैल्यू जो है वो इतनी डिटरमिन करनी चाहिए थी। ये मैंने उस वक़्त सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887 था, शायद मेरे मुंह से 1987 निकल गया हो, तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्ट कि सूट वैल्यूएशन, देयर इज़ नो स्पेसिफिक मेंशन ऑफ वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ सूट वैल्यूएशन एक्ट 1887,
who have also seen the said gift mutation and it does not mention any amount or value. सुप्रीम कोर्ट के जजेस कह रहे हैं कि हमने देख लिया, वहां पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई। दोस्तों बस हिम्मत नहीं हारनी, हौसला नहीं हारना। ये इनकलाबी फैसले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आ रहे हैं। आप भूल जाएं वो जो एक वर्डिक्ट आई थी उमरताब बंदयाल साहब की कि ख़वातीन अगर अपने ज़िंदगी में नहीं फैसले अपने हक़ में करवाती तो उनकी औलाद नहीं कर सकती। ये देख लें, ये उनके वारसान ने ही फैसले करवाए हैं। इसलिए वो इबहाम जो पैदा हुआ था, डेट मस्ट बी क्लियर। इसलिए हिबा के नाम पर, तबलीग के नाम पर, बै के नाम पर, दस्तबरदारी के नाम पर कोई किसी को उसके हक़ वरासत से महरूम नहीं कर सकता, खा वो कोई भाई है या बहन है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक हम सब का हामी नासर हो। लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीना रऊफ़ुर रहीम फ़इन तुवल्लू फ़क़ुल हस्बी अल्लाह ला इलाहा इल्ला अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अशरफ आसमी एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।